नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी भारतीय कानूनों में बड़े बदलावों की तैयारी की, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर फंसती नीतीश सरकार की, जानेंगे क्यों राहुल गांधी के आवास पहुंचे प्रशांत किशोर, पंजाब में क्यों मुश्किल में दिख रही है कांग्रेस। बात करेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा विधानसभा में पेश किए गए नए कानून की, किसानों के आगे के प्लान की और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी के दिग्गजों के घटते कद की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए नहीं हो कानून का इस्तेमाल, नागरिकों की आजादी सुनिश्चित करना अदालतों की जिम्मेदारी। भारत और अमेरिका के बीच कानून संबंधों पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जस्टिस चंद्रचूड़। मुकुल रॉय को बंगाल विधानसभा के पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी यानी पीएसी का चेयरमैन बनाए जाने से बीजेपी नाराज। विधानसभा की सभी कमेटियों से बीजेपी विधायकों ने दिए इस्तीफे। विपक्ष के नेता के पास होता है पीएसी चेयरमैन का पद। ओलंपिक के लिए चुने गए भारतीय खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की बात, कहा बिना दबाव के खेलों पर दें ध्यान, पूरा देश आपके साथ। शेर बहादुर देउवा 5वीं बार बने नेपाल के पीएम, गठबंधन वाली सरकार चलाएंगे देउवा, जल्दी सदन में साबित करना होगा बहुमत। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था देउवा को पीएम बनाने का आदेश। शेयर बाजार में आई तेजी, 394 अंक की बढ़ोतरी के साथ 52,770 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आया 120 अंकों का उछाल, 15,812 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 12 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीआरपीसी, आईपीसी और ईए में कुछ बदलाव करने का जिक्र किया। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर क्या बदलाव करना चाहती है सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के उद्घाटन के दौरान कहा कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में फेरबदल चाहती है। वह बोले कि 3rd डिग्री टॉर्चर के दिन अब जा चुके हैं और अब पुलिस की जांच पड़ताल में वैज्ञानिक सबूत और साक्ष्य आधार होना चाहिए। उनके मुताबिक केंद्र सरकार सीआरपीसी, आईपीसी और ईए को आधुनिक बनाने और आज की जरूरत के हिसाब से करने के लिए उसमें बदलाव लाने पर योजना बना रही है। शाह ने कहा, भारत सरकार एक बहुत बड़ा संवाद कर रही है कि हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। उन चीजों को निकालकर आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम नई धाराएं जोड़ना चाहते हैं। मेरा बहुत पुराना सुझाव है कि 6 साल के ऊपर सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का विजिट अनिवार्य करना है। दिखने में ये बहुत सुनहरा सपना है, पर मैन पावर कहाँ है? उन्होंने आगे बताया कि देश के हर जिले या फिर प्रत्येक पुलिस रेंज में कम से कम एक FSL मोबाइल वैन होनी चाहिए, पर इसके लिए हमें योग्य छात्रों की जरूरत होगी और यह तभी संभव हो सकेगा जब NFSU हर सूबे में अपने कॉलेज खोलेगा। हम इसके लिए और इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक आधार पर जांच पड़ताल की जरूरत पर शाह ने कहा, मैं हाल ही में IPS ट्रेनी को संबोधित कर रहा था और मैंने उन्हें बताया कि हमारे पुलिस को 2 किस्म के आरोपों का सामना करना पड़ता है। पहला कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दूसरा कि पुलिस विभाग की ओर से ज्यादा ही एक्शन ले लिया गया। हम सामान्य कार्रवाई चाहते हैं और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम वैज्ञानिक प्रमाणों को अपनी जांच में अहम आधार बनाएंगे। 3rd डिग्री के दिन गए, अब हमें वैज्ञानिक शोध और तकनीक के आधार पर दोषारोपण और जांच को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार देश के कानूनों में तेजी से बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। विपक्ष को शक है कि कहीं सरकार संविधान में ही बदलाव ना कर दे। बदलाव की ये प्रक्रिया बीजेपी शासित राज्यों में भी देखी जा रही है। यूपी की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा पेश कर चुकी है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी के सहयोगी ही नाराज दिख रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस पर सवाल उठाए तो बीजेपी को ये रास नहीं आया। बिहार की डिप्टी सीएम ने ही नीतीश को जवाब दे दिया। तो क्यों यूपी सरकार का कानून नीतीश कुमार की बढ़ा रहा है मुसीबत? देखिए ये रिपोर्ट।
जब भी कोई राज्य सरकार नया कानून या फिर मसौदा लेकर आती है तो उससे सूबे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस छिड़ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जनसंख्या नीति ने तो पूरे देश भर में नई बहस शुरू कर दी। यहाँ तक कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी तो एक दूसरे को ही आग दिखाने लगे। दरअसल जब नीतीश कुमार से नई नीति को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सिर्फ कानून बनाने से आबादी नियंत्रित हो जाएगी, ये संभव नहीं है। इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के बयान पर असहमति जताते हुए कहा कि इसके लिए पुरुष को जागरूक होने की जरूरत है। केवल महिलाओं के शिक्षित होने से ही जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि बेटे की चाहत में पति और ससुराल वाले महिला पर अधिक बच्चे पैदा करने का दबाव बनाते हैं, जिससे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। जहां जनसंख्या नीति को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम के विचार नहीं मिल रहे, तो वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने नई मांग रखकर नेताओं की ही मुश्किल बढ़ा दी है। मंत्री सम्राट चौधरी ने मांग की है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। नगर निकाय की तर्ज पर यह सुविधा ग्राम निकायों में भी लागू होनी चाहिए। इसको लेकर कानून बनना चाहिए। अब योगी सरकार की नीति पर यूपी से लेकर बिहार तक बवाल मचा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी की बड़ी है, क्योंकि सहयोगी जेडीयू ही अलग अलग तर्क दे रही है, जिससे रार छिड़ने के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बीजेपी लगातार उनकी मुसीबत बढ़ा रही है। बीजेपी की नज़र बिहार के सीएम की कुर्सी पर तो है ही, लेकिन वो यूपी पर भी अपना फोकस रखे हुए है, जहां 6 महीने बाद ही चुनाव है। वैसे यूपी चुनावों पर नज़र कांग्रेस की भी है। कांग्रेस इसके लिए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। आज प्रशांत किशोर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिले, तो कौन था इस मुलाकात में शामिल और क्या इशारा दे रही है मुलाकात, देखिए ये रिपोर्ट। अगर बात सियासी रणनीति बनाने की हो या किसी पार्टी की मास लेवल पर ब्रांड कैंपेनिंग करने की हो, तो प्रशांत किशोर का नाम रणनीतिकारों में सबसे पहले आता है। 2014 का सबसे बड़ा चुनाव हो या नीतीश को बिहार फतेह करवाने की बात हो, प्रशांत किशोर को इस जीत का एक बड़ा श्रेय दिया जाता है। राजनीतिक गलियारों में पीके के नाम से फेमस प्रशांत ने वैसे तो बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के बाद चुनावी रणनीति बनाने के काम से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव से पहले पीके एक बार फिर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वजह है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनकी आज की मुलाकात। जी हाँ, चुनाव से ठीक पहले की ये मुलाकात वाकई बहुत कुछ इशारे करती है। आपको बता दें कि इस मुलाकात को चुनाव के मद्देनजर बहुत ही अहम माना जा रहा है। प्रशांत किशोर राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। वहां पीके की कांग्रेस नेता के साथ लंबी बैठक हुई। इस बैठक में यूपी की कांग्रेस प्रभारी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल, उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पीके को पंजाब और यूपी में कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने का जिम्मा सौंप रही है। पीके इस समय पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार पद पर भी हैं। पीके के कांग्रेस नेताओं की मुलाकात के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पीके कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर सकते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रशांत किशोर की रणनीति के सहारे वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब होगी। लेकिन क्या कांग्रेस अपने नेताओं को ही अपने पाले में बनाए रखने में कामयाब हो पाएगी? पंजाब में कांग्रेस के कदावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज जो ट्वीट किए, उनसे साफ है कि सिद्धू कैप्टन अमरिंदर को फिर से सीएम बनने देने को तैयार नहीं है। तो क्या कहा है सिद्धू ने, जिससे कांग्रेस दिख रही है परेशान? देखिए ये रिपोर्ट। 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले वो नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश में हैं। आज सुबह से ही सिद्धू के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने भगवंत मान का एक वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया है, जिसमें मान सिद्धू की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने पंजाब में कांग्रेस नेताओं को तो असमंजस में डाल दिया है। इसके बाद सिद्धू ने ट्वीट में साफ साफ इशारा दे दिया कि उनके मन में क्या है। सिद्धू ने ट्वीट किया,
हमारी विपक्षी पार्टी आम आदमी ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। 2017 से पहले की बात हो तो बेअदबी, किसानों के मुद्दे, शासन में व्याप्त गड़बड़ी और बिजली समस्या का सामना पंजाब के लोगों ने मेरे द्वारा किया, या आज जैसा कि मैं पंजाब मॉडल पेश करता हूं, यह स्पष्ट है कि वे जानते हैं वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। सिद्धू ने अपने ट्वीट में अपनी ही सरकार को घेरने के साथ ही आम आदमी पार्टी की जमकर तारीफ की, जबकि कुछ समय पहले उन्होंने बिजली समस्या को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पंजाब को दिल्ली का बिजली मॉडल नहीं चाहिए। दिल्ली खुद के लिए बिजली पैदा नहीं कर पाती और वहां टाटा और अंबानी जैसे उद्योगपति बिजली की सप्लाई कर रहे हैं, जबकि पंजाब का सिस्टम दिल्ली से बहुत अच्छा है। लेकिन आज सिद्धू को दिल्ली का सिस्टम ज्यादा अच्छा लग रहा है। सिद्धू के ट्वीट इशारा दे रहे हैं कि उनकी आप से डील लगभग फाइनल हो चुकी है और वो पटियाला विधानसभा सीट में कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी भी करने लगे हैं। इसके संकेत पिछले कुछ समय से मिल रहे थे, जब सिद्धू अमृतसर में अपने विधानसभा क्षेत्र की जगह पटियाला में डेरा डाले हुए हैं। सिद्धू का इशारा साफ है, या तो कांग्रेस उनकी मांगे स्वीकार करे, नहीं तो वो अलग रास्ता चुन सकते हैं। और अब तो वो कांग्रेस से दूर जाते भी दिखाई देने लगे हैं। सिद्धू अलग राह पकड़ रहे हैं तो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक नई राह पकड़ रखी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उन्होंने देश में बहस शुरू कराई और अब वो एक बार फिर चर्चा में है। देखिए ये रिपोर्ट। शर्मा अधिकतर अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरने में कामयाब हो ही जाते हैं। उन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति कर लाइमलाइट में बने रहने का सटीक फॉर्मूला पता है। पिछले महीने 19 जून को शर्मा ने घोषणा की कि सरकारी लाभों को लेने के लिए जल्द ही 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को इस नीति का पालन करना होगा और सरकार जल्द ही इस पर फैसला करेगी। इस दौरान उन्होंने अगस्त महीने तक जनसंख्या नियंत्रण नीति पर अधिसूचना जारी करने की भी बात कही थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शर्मा विधानसभा में एक नया विधेयक लाकर चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शर्मा ने मवेशी का वध, उपभोग और परिवहन विनियमित करने के लिए विधेयक असम विधानसभा में पेश किया है। इस दौरान शर्मा ने यह साफ किया कि नए कानून का उद्देश्य सक्षम अधिकारियों द्वारा तय स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर बीफ की बिक्री और खरीद पर रोक लगाना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में बीफ की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाए जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं, या फिर वो जगह किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में ना आती हो। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि कुछ धार्मिक अवसरों के दौरान नियमों में छूट भी दी जा सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पहले के मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 के कानून में बहुत से अभाव भी बताए, जिससे गौकशी के मामलों में राज्य में कोई कमी नहीं आ पाई। बता दें कि कानून पूरे असम में लागू होगा, जिस पर अब विपक्ष की तरफ से शर्मा की आलोचना भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इस विधेयक को काला विधेयक करार दिया और इसे एक बचकाना फैसला बता दिया। हिमंत बिस्वा शर्मा विधानसभा चुनावों के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में देश के किसान भी बने हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो 7.5 महीने से कृषि कानून के खिलाफ उनका आंदोलन चल रहा है और अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। तो क्या कहा है टिकैत ने, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 7 महीने से चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन की शुरुआत से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके बयान सरकार की नींद उड़ा रहे हैं। टिकैत ने कहा कि किसान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती कि बातचीत हो। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। किसान 22 जुलाई को संसद के बाहर जाकर बैठेंगे, राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में कहा। संसद अगर अहंकारी और अड़ियल हो तो देश में जन क्रांति निश्चित होती है। टिकैत का इशारा सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र के 3 कृषि कानूनों पर था। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। संसद के अंदर भी किसानों के मुद्दों पर विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिल सकता है। किसानों के किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि यदि विपक्षी सांसदों ने किसानों के मुद्दे को संसद में नहीं उठाया तो वो उनका भी विरोध करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी के दिग्गजों के घटते कद की। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद अब कैबिनेट की कमेटियों में अहम बदलाव किया गया है। इन कमेटियों के जरिए भी सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। चुनाव को साधने के साथ साथ सरकार रूठे नेताओं को भी मना रही है। तो किन नेताओं को मिली कैबिनेट की कमेटियों में जगह और क्या है सरकार का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में।
अक्सर चुनाव के वक्त देखा जाता है कि सरकार नेताओं को मनाने के लिए कैबिनेट में बदलाव करती है और नेताओं का पद बढ़ाकर पार्टी की परेशानी को दूर करने की कोशिश करती है। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में मोदी सरकार भी कैबिनेट के जरिए नेताओं को करीब लाने और चुनाव पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार के बाद अब कैबिनेट की कमेटियों में अहम बदलाव किया गया है। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कुछ युवा नेता और प्रमोशन पाने वाले नेताओं को कैबिनेट की कमेटियों में भी जगह मिल गई है। इनमें भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया समेत कई मंत्रियों का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर जैसे युवा चेहरों को भी इस बार कैबिनेट की कमेटियों में जगह मिली है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में अर्जुन मुंडा, वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर की एंट्री हुई है। इस कमेटी की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों में है, जबकि पॉलिटिकल अफेयर्स से जुड़ी अहम कैबिनेट कमेटी में स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव की एंट्री हुई है। इस कमेटी की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इस बदलाव के जरिए सरकार ने फिर से रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त कई नेताओं का कद घटा दिया गया था, जिससे उनके चेहरे पर नाराजगी देखी जा रही थी। इसे दूर करने के लिए ही पीएम मोदी ने स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं को कमेटी में जगह दी। साथ ही सिंधिया समेत कई नेताओं का कद बढ़ाकर भी सियासी संकेत देने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस कदम से बीजेपी में मचा बवंडर शांत हो पाता है या नहीं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।